Assalamualaikum to all of my friends. Welcome to Math Knowledge YouTube channel. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपकी MTH 100 की जो असाइनमेंट वो आ चुकी है। आपकी इस असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है वो लेक्चर नंबर 23 से लेके 32 तक के जो लेक्चर्स हैं वो शामिल हैं। और फर्दर उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने टॉप पे आईडी लिखनी है आपने सॉल्यूशंस के ऊपर, और आपने कलरफुल बैकग्राउंड को यूज़ नहीं करना, ठीक है। और आपने मैथ टाइप क्वेश्चन जो है वो यूज़ करना है, ठीक है। और इसके अलावा और भी उसने कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, आप लोगों ने उनको रीड कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 1 में था हमारे पास कि चेक वेदर दीज लाइन 3x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। हमने इन दोनों लाइंस को चेक करना है कि ये आपस में पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या फिर नाइदर परपेंडिकुलर और पैरेलल। तो कैसे चेक करते हैं जी? अगर हमारे पास इस तरह की क्वेश्चन आ जाती हैं तो हम उनको चेक कैसे करते हैं? हमने क्या करना होता है जी? हमने पहले उनकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी होती है। वो कैसे बनाते हैं, आइए मैं आपको साथ साथ सोल्यूशन से भी हल करके बताता हूँ। जिस तरह से मैंने ये जो दो लाइंस थी, मैंने उनको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया। तो सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जैसा कि मैंने इस चीज़ को यहाँ पे लिख लिया है, तो इसमें सबसे पहले हम ना फॉर्म बनाएंगे इस तरह की, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ऐसी फॉर्म बनाने के लिए मैंने y को एक तरफ रखना है और बाकी जितने भी हमारे पास टर्म हैं उनको हमने दूसरी तरफ ले जाना है। तो इस क्वेश्चन में चूँकि y यहाँ पे नेगेटिव था, तो मैं इस y को इक्वल की इस तरफ ले आया हूँ और वो पॉजिटिव का हो चुका है। बाकी 3x प्लस 5 उधर जो है वो वैसे का वैसे आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ है, मैंने ये जो मसावत बनी थी उसके बाद मैंने y को उस तरफ रख लिया, 3x प्लस 5 को दूसरी तरफ ले आया हूँ। अब यहाँ पे देखें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि ये स्लोप इंटरसेप्ट की फॉर्म है। इसमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, यानी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का मतलब क्या है? मतलब ये है कि x के साथ जो भी टर्म है, इसमें m क्या है? m इसमें स्लोप है। अब हमारे पास जब हम y इज इक्वल टू समथिंग मसावत जो भी है वो सारी बना लेते हैं, उस वक़्त जो x के साथ नंबर होता है ना, वो हमारे पास स्लोप होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो स्लोप कितना बन रहा है? 3x है ना, तो x के साथ 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास पहली लाइंस थी उसका जो स्लोप है वो कितना है? 3 है, ठीक है। इसी तरह से अब हमने जो दूसरी इक्वेशन है उसका स्लोप निकालना है, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है? x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 1 है। तो अब हमने नो फॉर इक्वेशन 2, मैंने उस इक्वेशन को यहाँ पे लिखा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ से अगर y को सेपरेट करना है तो 3y मैंने इधर रहने दिया, x उधर जाके नेगेटिव का हो चुका है, ठीक है। फिर y के साथ जो 3 है मैंने पूरी मसावत पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। जैसे डिवाइड करूँगा तो क्या बनेगा? देखिए जी, जैसे मैं डिवाइड करूँगा, माइनस एक्स प्लस 1 था ना, तो इधर भी 3 आना था, इधर भी 3 आना था और इधर भी 3 आना था। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, y रह गया, ठीक है। और फिर ये x बटा 3 है ना, मैंने इसको 1/3 x लिख दिया। ये x/3 जो है इसे हम 1/3 x अलग-अलग से लिख सकते हैं। फिर 1/3, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, इधर भी जो है वो बटे में एक के साथ भी जो है वो 3 आना है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। तो अब हमारे पास, हम जैसे ही उस मसावत से स्लोप इंटरसेप्ट की फॉर्म से जैसे हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास फिर अगर हम देखें, यहाँ पे एक और मिस्टेक है, यहाँ पे एम एक्स आना था, सी लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे एक्स आएगा, ठीक है। तो जैसे ही हम कंपेयर करेंगे ना x के साथ जो भी हमें नज़र आ रहा है जो कि -1/3 है, तो m2 जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है उसका जो स्लोप बन रहा है वो -1/3 है, ठीक है। तो जैसे ही हमने ये देख लिया कि हमारे पास m1 और m2 स्लोप फाइंड कर लिए हैं, अब हमने फॉर चेकिंग में क्या देखना है? एक्चुअली जैसे ही हम m1 m2 दोनों निकाल लेते हैं उसके बाद हमने चेक करना होता है स्लोप से
कि स्लोप देख के ना दोनों का फिर पता चलता होता है कि ये आपस में पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं। तो हमने सबसे पहले स्लोप ही निकाले हैं। पहले मसावात का भी मैंने पहले क्वेश्चन का भी स्लोप निकाला है, दूसरी मसावात का भी मैंने स्लोप निकाल लिया। अब दोनों स्लोप से पता कैसे चलेगा? देखें, अब अगर ऐसा होता कि m1 जो आंसर हमने निकाला है बराबर आ जाता m2 के, उसका मतलब ये होना था कि आपकी दोनों स्लोप बराबर हैं। इसका मतलब है आपकी जो दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, मतवाजी पैरेलल हैं। अगर ऐसा हो जाए कि जो दोनों स्लोप आपको फाइंड हुई हैं आप उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, मल्टीप्लाई करवाने से आंसर आ जाए अगर -1, तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपस में ऑर्थोगोनल हैं यानी परपेंडिकुलर हैं। अब हमने m1 और m2 के आंसर को मल्टीपल करके देखा तो आंसर -1 आया है। इसका मतलब है कि हमारी जो दोनों इक्वेशन है वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है कि ना वो बराबर आते हैं ना ज़रब हो के -1 आता, तो हमने फिर लिखना था कि नाइदर परपेंडिकुलर और पैरेलल, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है इसका परपेंडिकुलर आंसर। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्योंकि उसने कहा है कि इफ़ द फिफ्थ टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस इज़ 25 एंड 15th टर्म ऑफ दिस इज इक्वल टू 65, देन फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हाँ जी, हमारे पास एक सीक्वेंस है अर्थमेटिक की जिसकी 5वीं टर्म का आंसर 25 है और 15वीं टर्म का आंसर 65 है। हमने उस सीक्वेंस की पहली टर्म बतानी है क्या होगी और उनके दरमियान में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है। हमारे पास ये क्वेश्चन है जी। तो अब हम फाइंड कैसे करेंगे? देखें जी, पहली कंडीशन थी कि 5वीं टर्म 25 है, ठीक है, यही था ना फर्स्ट कंडीशन हमारे पास। तो फिफ्थ टर्म का मतलब बताया आपने लिखना है A5 इज इक्वल टू 25। अब A5 का क्या मतलब होता है? A5 का मतलब होता है एक्चुअली में कि हमारे पास पहली टर्म जमा दूसरी टर्म जमा तीसरी टर्म एंड अप टू सो ऑन, इसको ना 5 तक लेके जाते हैं, ठीक है। तो इसको फिर ऐसे लिख लिया जाता है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो इसमें हम एक्चुअली इसको लिख देते हैं A1 प्लस 4D, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा A5 के, यानी A5 जो है उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं A1 प्लस 4D, ठीक है। इसी तरह अगर 7 टर्म होती A7 होता तो हम उसकी जगह पे लिखेंगे A प्लस 6D, ठीक है। तो एक्चुअली अगर मैं यहाँ पे फार्मूला लिख दूँ इसका, तो फार्मूला ये होता है जी हमारे पास AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। अब आपके पास अगर A5 है इसका मतलब ये होगा कि A1 है, n की जगह पे आप 5 पुट करेंगे, ठीक है। तो 5 में से एक निकाल देंगे 4, तो वो बन जाएगा 4D, ठीक है। तो इस तरह से मैं A5 की जगह पे लिख रहा हूँ A1 प्लस 4D। तो मैंने वैसे ही यहाँ पर A1 प्लस 4D यहाँ पे लिख दिया। ये मेरे पास एक मसावत बनी, मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया। अब मैंने सेकंड जो कंडीशन है उसको मैंने पिक किया है। सेकंड कंडीशन में वो कहता है जी कि 15वीं टर्म यानी 15th टर्म जो है वो 65 है। तो बिल्कुल उसी तरह से AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1D के अकॉर्डिंग पहले मैं A15 इज इक्वल टू 65 लिखूँगा, फिर उसी तरह से AN, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1D। n की जगह पर 15 पुट करेंगे तो इधर A15 ही लिखूँगा, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा A1 प्लस 15 में से एक निकालूंगा 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 14D, ठीक है। इसी तरह से मैंने A15 की जगह पे लिखा है A1 प्लस 14D इज इक्वल टू 65, ठीक है। तो फिर मैंने जैसे ही फर्स्ट और सेकंड कंडीशन जो मैंने बना ली थी मसावात, अब हमने क्या करना है? अब हमने इनको करना है जी सॉल्व। कैसे मैंने सॉल्व किया कि नो सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2। अब इसमें देखें ना, हमारे पास जो फर्स्ट है या सेकंड है दोनों आपस में, दोनों का A1 बराबर था, तो मैं दोनों को तफरीक करवा सकता हूँ। कैसे करवा सकता हूँ? अभी देखिएगा जी, A1 प्लस अगर 14D इज इक्वल टू 65 है, और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 25 है। तो जैसे ही मैं दोनों को तफरीक करवाऊंगा तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल होकर 14 में से 4 निकालूंगा 10D बचेगा, ठीक है। और इक्वल के बाद 65 में से 25 निकाल दूंगा तो वह 40 आ जाएगा। इसी तरह से मैंने ये लिखा है कि 10D इज इक्वल टू 40।
फिर उस तरह से मैंने डी निकालना है, तो जो 10 है वो 40 पे डिवाइड होगा और 4 आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमें कॉमन डिफरेंस जो है वो मिल गया है। इसे कॉमन डिफरेंस कहते थे इस डी को। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म जो कि ए होता है उसको कैसे फाइंड करना है। अब हम इसी डी का आंसर जिस मर्जी मसावात में पुट कर लें। मैंने पहले वाले में पुट कर दिया जी, जहाँ पे डी होगा वहाँ पे मैं जो डी का आंसर 4 है वो पुट कर देता हूँ। तो A1 + 4, इस डी की जगह पे भी 4 आ जाएगा, यानी 4 × 4। तो यही मैंने लिखा है जी, A1 + 4 × 4 और +25। ठीक है, और 4 4 16 होता है, यही 16 इधर आके माइनस हो जाएगा और फिर 25 में से 9 निकाल दूंगा तो 25 में से 16 निकाल देंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसी तरह से इसका जो आंसर है फर्स्ट टर्म का वो क्या होगा, वो 9 होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को इस असाइनमेंट का जो सलूशन है वो समझ आ चुका होगा। और इसकी अगर आप लोगों को वर्ड फाइल चाहिए तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैं जो है वो नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से इस असाइनमेंट का जो करेक्ट सलूशन है वो ले सकते हैं। और